राघव और उसकी नई सेना अब मंदिर से निकलकर जंगल के और भी गहरे हिस्से में पहुंच चुकी थी। रात घनी हो रही थी और म्यूटेंट सैनिकों का खतरा अभी टला नहीं था। अध्याय जंगल की रात और गुप्त हमला। ड्रोन का कमाल और कैंपिंग। राघव ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला और यश द्वारा भेजे गए एडवांस ड्रोन को सिग्नल दिया। पल भर में हवा को चीरते हुए एक कार्गो ड्रोन उनके ऊपर पहुंचा। उस ड्रोन में राघव के लिए जरूरत का हर आधुनिक सामान था। थर्मल टेंट, जो बाहर की ठंड और दुश्मनों के थर्मल सेंसर से उन्हें पूरी तरह सुरक्षित रखते थे। एनर्जी कैप्सूल्स और राशन, जिससे योद्धाओं की थकान तुरंत मिट जाए। हाईटेक सर्विलांस कैमरा, जो 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी हलचल को पकड़ सकते थे। प्रताप और आयुषी ने मिलकर एक सुरक्षित जगह पर टेंट लगाए। राघव, प्रताप और आयुषी एक साथ बैठकर आग के पास खाना खा रहे थे और अगले पड़ाव की योजना बना रहे थे। दुश्मन का नाटक और घात। तभी अचानक जंगल के सन्नाटे में किसी के रोने और मदद मांगने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है, हमें बचा लो। राघव के लड़ाके तुरंत हथियार लेकर खड़े हो गए। प्रताप ने अपनी भारी आवाज में कहा, रुको, ये कोई जाल हो सकता है। राघव ने अपने ड्रोन का नाइट विजन ऑन किया। स्क्रीन पर उसे कुछ लोग घायल अवस्था में भागते हुए दिखे। उनके पीछे कुछ म्यूटेंट सैनिक होने का नाटक कर रहे थे। राघव समझ गया कि सिंडिकेट के सैनिक ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि राघव की टीम मदद के लिए बाहर आए और वे उन पर छिपकर हमला कर सकें। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, इन्हें लगता है कि हम इनके नाटक में फंस जाएंगे। आयुषी, अपने योद्धाओं को पेड़ों पर चढ़ाओ। प्रताप, आप दाईं ओर से घेरिए। हम इन्हें वही देंगे जो ये मांग रहे हैं, लेकिन एक अलग अंदाज में। जवाबी प्रहार। जैसे ही वो नाटक करने वाले सैनिक कैंप के करीब आए, राघव ने अपने ब्लड खंजरों को हवा में लहराया। उनकी सुनहरी रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। आयुषी ने ऊपर से तीरों की बौछार कर दी और प्रताप ने एक ही प्रहार में सामने वाले म्यूटेंट का सिर धड़ से अलग कर दिया। राघव ने उन नाटक करने वाले सैनिकों के लीडर को दबोच लिया और उसके गले पर खंजर रखते हुए पूछा, विजय कहाँ है और सिंडिकेट का अगला बेस किस दिशा में है। सैनिक डर से कांपने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, वो आकाश के गढ़ पर पहुंच चुका है और वहां की प्राचीन मशीन को चालू करने की कोशिश कर रहा है। राघव की आंखों में बिजली सी कौंधी। उसने प्रताप की ओर देखा और कहा, तैयार हो जाइए, रात खत्म होने से पहले हमें पहाड़ की चोटी पर होना होगा। कहानी का अगला रोमांचक मोड़। राघव अब रात के अंधेरे में ही आकाश के गढ़ सिटाडेल ऑफ स्काइज पर चढ़ाई करने वाला। राघव और उसकी टीम तेजी से आकाश के गढ़ की चोटी पर पहुंची। विजय वहां अपने आदमियों के साथ पहले से ही खड़ा था, लेकिन वह बुरी तरह परेशान था क्योंकि वो उस विशाल पत्थर के दरवाजे को नहीं खोल पा रहा था। उसे लग रहा था कि अंदर कोई सोना चांदी है, पर उसे ये नहीं पता था कि असली शक्ति क्या है। अध्याय विजय का अंत और प्राचीन विमान। राघव की आंखों का राज। राघव ने छिपकर देखा कि विजय गुस्से में अपने ही आदमियों पर चिल्ला रहा है। राघव ने प्रताप और आयुषी को इशारा किया कि अब हमले का वक्त है। जैसे ही राघव मुख्य द्वार के पास पहुंचा, वहां एक विशाल पत्थर का चेहरा बना था जिसकी आंखें बंद थीं। राघव ने अपनी आंखें बंद की और अपने पिता की सिखाई हुई बातें याद की। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उन खंजरों की नीली रोशनी उसकी आंखों में चमकी। वो दरवाजा राघव के रेटिना स्कैन और उसके खून की गर्मी को पहचान गया। एक भारी गर्जना के साथ दरवाजा खुल गया और अंदर से एक विशाल फ्लाइंग शिप, प्राचीन विमान बाहर निकला जो हवा में तैर रहा था। महायुद्ध और विजय की कुत्ते जैसी मौत। विजय ने जैसे ही वो विमान देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये जहाज मेरा है, वो चिल्लाया। लेकिन राघव ने गरजते हुए कहा, ये तेरे लिए मौत का फरमान है विजय। दोनों तरफ से भयानक लड़ाई शुरू हो गई। प्रताप ने अपने भारी मुक्कों से विजय के म्यूटेंट सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट दिया। आयुषी और उसके योद्धाओं ने तीरों से दुश्मनों को ढेर कर दिया। राघव सीधा विजय पर टूट पड़ा। विजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन राघव ने अपने ब्लड खंजर को हवा में उछाला और वे सीधे विजय के पैरों में जा लगे। विजय जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। राघव ने उसे गर्दन से पकड़ा और कहा, तूने मेरे परिवार को धोखा दिया, मेरे दोस्तों को मारा और गद्दारी की। तूने कहा था ना कि तू शेर है, आज तू कुत्ते की मौत मरेगा। राघव ने एक ही झटके में विजय का काम तमाम कर दिया। विजय की लाश वहीं बर्फीली घाटियों में फेंक दी गई। अगला सफर आसमान की ओर। विजय का अंत हो चुका था, लेकिन डार्क सिंडिकेट का मुख्य बॉस अभी भी बाकी था। राघव ने अपने सभी साथियों, प्रताप, आयुषी और फाइटर्स को उस प्राचीन विमान के अंदर बुलाया। जैसे ही राघव ने कॉकपिट में हाथ रखा, जहाज की लाइट्स जल उठी।
यश ने नोमैड आइलैंड से सिग्नल भेजा, भाई, हम आपको मॉनिटर कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स की तकनीक इस जहाज से कनेक्ट हो रही है। अब आप पूरी दुनिया में कहीं भी पल भर में पहुंच सकते हैं। राघव ने जहाज को आसमान की ओर मोड़ा और कहा, अब हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अगली मंजिल सिंडिकेट का मेन बेस। कहानी का नया मोड़। विजय मारा जा चुका है और राघव के पास अब एक शक्तिशाली प्राचीन विमान है। राघव का प्राचीन विमान अब बादलों को चीरते हुए अगले पड़ावों की ओर बढ़ रहा था। विजय के अंत के बाद राघव के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, लेकिन उसके दिल में एक हलचल मची हुई थी। अध्याय: नई शक्तियां और दिल की कश्मकश। नई शक्तियों का उदय, पावर अनलॉक्ड। राघव अपनी टीम के साथ अगले 3 गुप्त ठिकानों पर पहुंचा। हर जगह उसके पिता ने एक नई चुनौती और एक नई शक्ति छिपाई थी। 1. पाताल लोक, द अबिस। यहाँ राघव को टेलीकिनेसिस की शक्ति मिली, जिससे वो केवल अपने दिमाग से भारी वस्तुओं को हिला सकता था। 2. ज्वालामुखी द्वीप, वोल्केनिक आइल। यहाँ उसके खंजरों में लावा एनर्जी समा गई, जिससे वे किसी भी धातु को एक पल में पिघला सकते थे। 3. गहरा सागर, द डीप ब्लू। यहाँ उसे सोनिक शील्ड मिली, जो किसी भी बड़े धमाके को बेअसर कर सकती थी। अब राघव एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक आधुनिक और प्राचीन शक्तियों का मेल बन चुका था। आयुषी और राघव, अनकही दास्तां। इन यात्राओं के दौरान राघव और आयुषी एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। कई रातों तक वे जहाज के डेक पर बैठकर सितारों को देखते और पुरानी बातें करते। राघव को आयुषी की सादगी और उसकी बहादुरी से प्यार होने लगा था। राघव ने महसूस किया कि आयुषी ही वो ताकत है जिसने उसे सबसे बुरे वक्त में संभाला था। एक शाम, जब ठंडी हवाएं चल रही थी, राघव ने आयुषी का हाथ थामने की कोशिश की। आयुषी ने उसे देखा। उसकी आंखों में प्यार तो था, लेकिन साथ ही एक गहरा दर्द भी। आयुषी का द्वंद्व। आयुषी ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो मन ही मन सोच रही थी, ये सब सही नहीं है। राघव एक बहुत बड़े साम्राज्य का वारिस है, उसे दुनिया पर राज करना है। और मैं एक गुमनाम कबीले की लड़की हूं। हमारी दुनिया, हमारे संस्कार और हमारा भविष्य कभी एक नहीं हो सकते। अगर मैं इसके करीब आई तो ये इसकी कमजोरी बन जाएगा और सिंडिकेट इसका फायदा उठाएगा। हम कभी एक नहीं हो सकते। उसने राघव की ओर देखा और बहुत भारी मन से कहा, राघव, हमारा सफर सिर्फ सिंडिकेट के अंत तक का है। अपनी मंजिल को याद रखो, भावनाओं में मत बहो। राघव उसकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन उसने उसकी आंखों में छिपी उदासी को पढ़ लिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे पता था कि अब उसकी असली लड़ाई सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपनी किस्मत से भी है। अगला बड़ा संकट, सिंडिकेट का प्रलय। तभी नोमैड आइलैंड से यश का एक पैनिक कॉल आया। भाई, सिंडिकेट के बॉस को आपकी लोकेशन का पता चल गया है। उन्होंने ग्लोबल ब्लैकआउट शुरू कर दिया है और दुनिया भर के सैटेलाइट्स को हाईजैक कर लिया है। वे सीधे आप पर एक एंटी मैटर बीम से हमला करने वाले हैं। कहानी का नया मोड़। राघव अब पूरी तरह शक्तिशाली हो चुका है, लेकिन उसका दिल टूटा हुआ है। उधर सिंडिकेट ने अपना सबसे बड़ा पत्ता चल दिया है। क्या आप चाहते हैं? राघव ने समझ लिया था कि इस वक्त सीधे मुकाबले से बेहतर है कि वो खुद को और अपनी नई शक्तियों को दुनिया की नजरों से ओझल कर ले। उसने अपने प्राचीन विमान के स्टेल्थ मोड को ऑन किया और सिंडिकेट के रडार को चकमा देते हुए बादलों के बीच गायब हो गया। अध्याय: वापसी और गुप्त रणनीति। नोमैड आइलैंड पर वापसी। जैसे ही राघव का विमान नोमैड आइलैंड के गुप्त हैंगर में उतरा, वहां यश, तरुण और वकील मामा जी उसका इंतजार कर रहे थे। राघव को सही सलामत और प्रताप, आयुषी व उनकी टीम के साथ देखकर सबकी जान में जान आई। लेकिन राघव का चेहरा शांत और गंभीर था। शक्तियों का रहस्य, द हिडन पावर। तरुण अपनी लैब से बाहर दौड़ते हुए आया। भाई, आपने तो कमाल कर दिया। हम आपकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप अचानक गायब हो गए। सिंडिकेट के बॉस पागलों की तरह आपको ढूंढ रहे हैं। राघव ने तरुण के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तरुण, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे जो शक्तियां मिली हैं वे बहुत विशाल हैं। अगर सिंडिकेट को इनका जरा भी अंदाजा हुआ तो वे अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम और यश मिलकर एक ऐसा एनर्जी जैमर बनाओ जो मेरी इन नई शक्तियों के सिग्नल को पूरी तरह दबा दे। जब तक सही वक्त नहीं आता, दुनिया को यह पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे पास क्या है। तरुण हैरान था, पर भाई, इतनी ताकत के साथ तो हम सीधे हमला कर सकते हैं। राघव ने जवाब दिया, दुश्मन को तब मारना चाहिए जब उसे लगे कि वो जीत रहा है। मैं अभी अपनी इन शक्तियों को हाइड करके रखूंगा। हम उन्हें ये दिखाएंगे कि हम डरे हुए हैं और छिप रहे हैं। आयुषी की चुप्पी।
आइलैंड पर आने के बाद आयुषी और भी शांत हो गई थी। वो राघव की टीम और तकनीक को देखकर दंग थी, लेकिन उसके मन में अभी भी वही कशमकश चल रही थी। राघव ने उसे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने प्रताप को आदेश दिया कि वो कबीले के योद्धाओं को आइलैंड की सुरक्षा टीम के साथ तालमेल बिठाने में मदद करे। सिंडिकेट का भ्रम। उधर सिंडिकेट का बॉस अपने कंट्रोल रूम में चीख रहा था। वो कहाँ गया? एक बड़ा विमान और इतनी ऊर्जा पल भर में कैसे गायब हो सकती है? उसे लगा कि शायद राघव का जहाज क्रैश हो गया है या वो डर कर कहीं गहराइयों में छिप गया है। राघव अब अपने ऑफिस में वकील मामा के साथ बैठा था। मामा ने पूछा, भांजे, अगला कदम क्या है? राघव ने अपनी मेज पर एक पुराना नक्शा और एक नया डिजिटल टैब रखा और कहा, मामा, अब हम सिंडिकेट के बिजनेस साम्राज्य को अंदर से खोखला करेंगे। जब उनकी आर्थिक ताकत टूटेगी, तब मैं अपनी इन शक्तियों के साथ उनके सामने खड़ा होऊंगा। कहानी का नया मोड़। राघव अब अदृश्य होकर खेल रहा है। सिंडिकेट को लग रहा है कि राघव हार मान चुका है।